हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, जो कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसकी फिफ्थ वीडियो है ये। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हमें एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर हैं जो अर्थ के ऊपर हैं वन बाय वन। जैसे ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये पहली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर ऐसे पांचवी। पहले हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ये हमारी धरती से 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसमें जितनी भी हमारी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश आना, बादल और तूफान आना, ये सारी की सारी इसी लेयर में घटित होती हैं। इसके अंदर ज्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं और इसके कारण ही अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारी जो दूसरी लेयर है अर्थ की वो है स्ट्रेटोस्फियर। ये हमारी धरती से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके अंदर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इस लेयर के अंदर जो एयर है वो स्टेबल होती है, यानी कि यहाँ पे आंधी तूफान ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये फ्लाइट्स के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। तो हमारी जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ती हैं। थर्ड है हमारी मीजोस्फियर। ये हमारी धरती से 50 से 85 किलोमीटर की दूरी पर होती हैं। इसके अंदर मीटेओर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं इस लेयर में और धरती की रक्षा करते हैं जो स्पेस से आने वाले पत्थर हैं उनसे। अब समझो मीटेओर क्या होते हैं। देखो, हमारी धरती के ऊपर ब्रह्मांड से कोई भी अननोन रॉक, अनजाना पार्टिकल कोई भी धरती के ऊपर आता है तो इसी लेयर के अंदर वो डिस्ट्रॉय होकर रह जाता है और धरती को नुकसान नहीं होता। इन्हीं को मीटेओर बोलते हैं। फोर्थ है हमारी थर्मोस्फियर। ये थर्मोस्फियर, थर्मो से हमें पता चल रहा है थर्मल, यानी कि हीट ज्यादा इसमें होगी। ये होती है हमारी 85 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके अंदर तापमान बहुत ज्यादा होता है और ये हेल्पफुल होती है रेडियो सिग्नल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। फिफ्थ है हमारी एग्जोस्फियर। एक्सो यानी कि बाहर की परत है ये एटमॉस्फेयर की। ये 600 किलोमीटर और उससे ऊपर की मानी जाती है। इसको आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। इसी के अंदर जो धरती के हमारे सैटेलाइट हैं या आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने भेजे हैं रेडियो कम्युनिकेशन के लिए या मौसम की जानकारी के लिए, इसके अंदर होते हैं ये। और ये ग्रेजुअली मर्ज इनटू स्पेस, ये लगभग स्पेस को ही टच कर लेता है। जो हमने 5 लेयर पढ़ी थी अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर की, उनको याद कैसे रखेंगे? उनको याद रखेंगे TSMTE के माध्यम से। जैसे कि टी से बनता है द स्मार्ट मैन ट्रेवल्स एवरीवेयर। द स्मार्ट मैन ट्रेवल्स एवरीवेयर, इनके पहले अक्षर को हम याद रखेंगे। पहले टी से बनेगा ट्रोपोस्फियर, जिसके अंदर मौसम संबंधी घटनाएं होती थी और इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी। दूसरी एस से हम याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फियर। इसमें ओजोन लेयर होती है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। थर्ड एम से हम याद रखेंगे मेजोस्फियर। इसके अंदर मेटेओर्स आते थे, यानी कि जो बाहर से पार्टिकल आते ब्रह्मांड से धरती की तरफ, उनको ये खत्म कर देती है। अगले टी से याद रखेंगे हम थर्मोस्फियर। इसके अंदर रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं। और लास्ट ई से हम याद रखेंगे एक्सोस्फियर, जिसमें हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमती रहती हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर। ये है क्या? देखो, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। हमने पढ़ा था ये रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हमारा एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा ही है। हमारी एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरी की थोड़ी सी कम है, उसकी डेंसिटी थर्ड की कम है, फोर्थ की थर्ड से कम है, फिफ्थ की फोर्थ से कम है। इसको ऐसे समझो, जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम धरती के, ये हमारी अर्थ है मान लो, जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो जो हमारी डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई, मान लो ये सन है, यहाँ से अगर वो रेज आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, तो ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है।
रेयर टू डेंसर आते आते वो मुड़ जाएंगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर है, उसको 5 बार मुड़ना पड़ेगा। यही होता है रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर। चलिए इसको पढ़ते हैं। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें लाइट मुड़ जाती है। एज इट पासिस थ्रो, जब ये पास होती है अलग अलग लेयर्स से। किसकी लेयर? एटमॉस्फेयर की। ड्यू टू चेंज इन एयर डेंसिटी, एयर डेंसिटी के चेंज होने के कारण हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो रेयर टू डेंसर काम करेंगे और उससे लाइट मुड़ जाएंगे। हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा नहीं रहता। जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ये जो पहली लेयर है, हमारी पहली लेयर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और पांचवें की ऊपर तक जाते जाते कम हो जाएगी। और जो अपर लेयर है, जो फिफ्थ वाली लेयर है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। इट मीन्स व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जैसे हम धरती से आसमान की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज, ये कम होती जाएगी। जो पहली लेयर है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सेकंड लेयर की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, थर्ड लेयर की डेंसिटी और कम होती है, फिफ्थ लेयर की डेंसिटी और कम हो जाएगी, और सॉरी फोर्थ की कम हो जाएगी, फिफ्थ की और उससे भी कम हो जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, यानी कि जो एक्चुअल स्टार की पोजीशन है वो हमें नहीं दिखेगी, उसकी एक हमें वर्चुअल इमेज दिखेगी। ऐसे समझो ये स्टार की लाइट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, फिफ्थ लेयर है, वहां से टकराएगी। ऐसे नीचे जाते जाते यहाँ से हमारी पहली लेयर हो जाएगी। तो हमने अभी पढ़ा था जो पहली लेयर है वो ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है, और ऐसे जाते जाते ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक जाते जाते डेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तो रेयर मीडियम है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेंसर मीडियम है। तो हमने पढ़ा था जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो मुड़ जाएगी, और ये 5 लेयर होने के कारण ये ऐसे मुड़ के यहाँ पे गिरेगी। यहाँ से अगर कोई इस स्टार को देखेगा तो ऐसे सीधा सीधा होता हुआ यहाँ पे इसकी एक वर्चुअल इमेज उसको दिखेगी, यानी कि जो रियल स्टार है उसको वो नहीं देख पाएगा, उसकी वर्चुअल इमेज को ही देख पाएगा। तो ये यहाँ पर दिखेगा, एक्चुअल में है ये यहाँ पर और यहाँ पर दिखेगा। इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर दिखाई गई है। इसमें बता रखा है कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। कम होता जाता है इसका मतलब पहली लेयर ज़्यादा डेंसिटी वाली है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे, तो डेंसिटी कम होती जाएगी। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था कि जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि उसकी जगह पे हमें एक वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। चलो इसको पढ़ते हैं। डिस्टेंट स्टार एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो दूरी पर स्टार हैं, बहुत लंबी दूरी पर जो स्टार हैं, उनके अंदर से जो लाइट आती है उसको हम पॉइंट साइज की लाइट मानते हैं। पॉइंट साइज की लाइट मानते हैं उनको हम। व्हेन द स्टार लाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही ये स्टार की लाइट धरती के एटमॉस्फेयर पर एंट्री करेगी। हमने 5 एटमॉस्फेयर पढ़े थे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 एटमॉस्फेयर हमने पढ़े थे। जो लेयर थी एटमॉस्फेयर की वो हमने 5 पढ़ी थी। When the starlight enter the earth atmosphere, it undergoes a refraction continuously, और इसमें बार बार रिफ्रैक्शन होता है और जिसके कारण ये बार बार मुड़ जाती है। ड्यू टू चेंजिंग मीडियम फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जैसे भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि ऊपर रेयर मीडियम और नीचे डेंसर मीडियम है। फिफ्थ से लेके फर्स्ट तक, फिफ्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से लेके फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तक, और बार बार चेंजिंग होने के कारण, रेयर टू डेंसर होने के कारण ये मुड़ जाती है। ड्यू टू दिस द अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, और इसी के कारण, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो हमारी एक्चुअल पोजीशन होती है स्टार की वो हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि उसकी एक वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। द स्टार अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, अगर किसी स्टार की पोजीशन एक्चुअल ये है तो उससे ऊपर हमें दिखेगी उसकी वर्चुअल इमेज। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, एक्चुअल पोजीशन स्टार की ये वाली है और हमें दिख यहाँ पे रहा है। ये सब होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण।
हमारा अगला टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। चलिए इसको पढ़ते हैं। डिस्टेंट जो स्टार होते हैं वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, और जो स्टार की लाइट की जो बीम होती है, स्टार लाइट की जो बीम होती है वो बार बार मुड़ती रहती है अपने रास्ते से। द अपीरियंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग, और जो हमें उसकी जो अपीरियंट पोजीशन होती है, जो उसकी वर्चुअल इमेज होती है, वो बार बार चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो फिक्स नहीं है। कभी आंधी कभी तूफान, तो हमारा जो मौसम है वो बदलता रहता है। उसके बदलने के कारण जो अपीरियंट पोजीशन है वो भी धीरे धीरे चेंज होती रहती है स्टार की, जिसके कारण वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। हिंस द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स आवर आई, अब जो तारे से आने वाली जो लाइट है जो हमारी आंखों पे गिरती है वो फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट मतलब कभी तो वो बहुत तेज दिखेगी हमें और कभी हमें बहुत डिम दिखेगी। दिस इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, इसलिए तारे टमटमाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, तो फिर जो हमारे प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो क्यों नहीं टिमटिमाते। जो प्लेनेट हैं वो बहुत क्लोज होते हैं अर्थ के, और एक आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि हमने स्टार को माना था पॉइंट सोर्स, और ये होते हैं बहुत बड़े सोर्स ऑफ लाइट जिनके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है और टकरा के अर्थ के ऊपर आता है। दैट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं लाइट के। देयर फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, इसलिए जो सारी की सारी अमाउंट ऑफ लाइट है वो इंटर करती है हमारी आंखों में, और एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स जिसको नलीफाई कर दिया जाता है ट्विंकलिंग इफेक्ट को, यानी कि फिर वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसको ऐसे समझो, जो स्टार होते हैं वो बहुत दूर होंगे, पॉइंट सोर्स होते हैं, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसके कारण वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। जो प्लेनेट होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ये पॉइंट सोर्स होते हैं तो ये उनसे बहुत बड़े होते हैं क्योंकि ये बहुत पास में है। तो इनके अंदर जो इफेक्ट पड़ेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का वो लगभग कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण वो ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते। हमारा अगला टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब है सूर्योदय वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त वास्तविक समय के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारी धरती का सरफेस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, जो हमने 5 लेयर पढ़ी थी वही वाली। ये जो हमारी लाइन दिख रही है होराइजन, इसको ऐसे समझो, ये एक काल्पनिक रेखा होती है या आभासी रेखा इसको मान सकते हैं। जब हम बहुत दूर तक देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं होराइजन। होता क्या है, एक्चुअल में सन मान लो होराइजन के नीचे होता है। तो जैसे यहाँ से लाइट गई, ऐसे लाइट गई, ऐसे जाते जाते जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराएगी, तो हमने पढ़ा था बाहर क्या है, रेयर मीडियम, और अंदर क्या है, डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर जब भी जाएगी तो वो मुड़ जाएगी। तो जैसे जैसे ये सन रे यहाँ पे आई, यहाँ पे आते ही एटमॉस्फेयर के प्रभाव से ये मुड़ी और ये यहाँ टकराई। अब यहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, उसको एक्चुअल में पोजीशन यहाँ दिखेगी सूर्य की। ये जो इमेज दिखेगी ये उसको वर्चुअल इमेज दिखेगी, काल्पनिक इमेज उसको दिखेगी ये, यानी कि एक्चुअल में सन यहाँ पे है और दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन। चलिए इसको पढ़ते हैं। दिस इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। बिकॉज ऑफ दिस सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट अर्लियर, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसके कारण जो सूर्योदय है वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले, देन एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, यानी कि जो सूर्योदय है वो वास्तविक समय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देगा और सूर्यास्त वास्तविक समय के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देगा।